Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Aksa Saeed. I hope that all of you are well. Before going to start our today lecture, I request you that please subscribe my channel, like and share videos. Now we come to our topic that is about the work of art in the age of mechanical reproduction. It is very interesting topic and I hope you will enjoy it. The work of art in the age of mechanical reproduction is a topic that is given in the outline of emerging forms of literature in BS English. In this topic, first of all, we will explain perfect reproduction of a work of art, process and technical reproduction, concept of aura, uniqueness of a work of art, shooting of a film, mechanical reproduction of art, and then we conclude. Okay. The work of art in the age of mechanical reproduction is basically an essay that is written by Walter Benjamin. Okay. Now we will define the art. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ आर्ट. डेफिनेशन क्या है हमारे पास आर्ट की? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द आर्ट. Art is basically a skill that you can learn by study and practice and observation. Art क्या है हमारे पास? एक फन है, एक स्किल है, ओके जो कि हम लर्न कर सकते हैं किस चीज़ से? बाय डूइंग स्टडी एंड प्रैक्टिस एंड देन ऑब्जर्वेशन. ए क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल एंड सिग्निफिकेंट थिंग्स. ये हमारी माइंड की क्रिएटिविटी होती है, फिर जिसे हम प्रैक्टिस में लाते हैं. पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह से जब हम लर्न कर लेते हैं और फिर वो हमारा एक आर्ट बन जाता है. देयर आर मैनी मीनिंग्स ऑफ आर्ट सच एज आर्ट मीन्स एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, क्राफ्ट्समैनशिप, नॉलेज एंड मास्टरी etc. Okay. The work of art in the age of mechanical reproduction is an essay that is written by Walter Benjamin in 1935. ओके. द वर्क ऑफ आर्ट हैज़ ऑलवेज बीन रिप्रोड्यूसिबल. वो क्या कहते हैं कि वर्क ऑफ आर्ट जो है वो हमेशा से एक रिप्रोड्यूसिबल टॉपिक रहा है. इसमें उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इश्यूज़ पे बात की है. हर तरह से उन्होंने इस आर्ट को एक्सप्लेन किया है. वो कहते हैं मैन मेड आर्टिफैक्ट्स कुड ऑलवेज बी इमिटेटेड बाय मैन. कि एक इंसान ने आर्टिफैक्ट्स जो चीज़ें उसने बनाई हैं वो हमेशा इमिटेट होते आ रहे हैं. अगर आपने एरिस्टोटल के कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन पढ़ा है तो आपको याद होगा कि एरिस्टोटल और प्लेटो ने क्या कहा था. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने कहा कि जो आर्ट होता है ये हमेशा इमिटेट की हुई चीज़ें होती हैं, कि हम कॉपी करते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, देन हम कॉपी करते हैं तो हमारे पास एक आर्ट क्रिएट हो जाता है. ओके. मैकेनिकल रिप्रोडक्शन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट हाउएवर समथिंग रिप्रेजेंट्स न्यू. अब यहाँ पे क्या है कि जो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट है वो एक कुछ न्यू रिप्रेजेंट करता है, हमें कुछ न्यू चीज़ें दिखाता है, शो करता है. ओके. इट इज़ एन एसे ऑफ कल्चरल क्रिटिसिज्म. ये क्या है? ये एक ऐसे है कल्चरल क्रिटिसिज्म का विच प्रोपोजेस एंड एक्सप्लेन, जो कि प्रपोज करता है और फिर इसे वजाहत देता है इस चीज़ की दैट मैकेनिकल रिप्रोडक्शन डी वैल्यूज़. कि जो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन है, जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो डी वैल्यूज़ करता है. द ऑरा ऑफ यूनिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्टेड आर्ट. के कंसेप्ट ऑफ ऑरा है, ये एक टर्म है यहाँ पे जो यूज़ हुई है ऑरा के नाम से, उसे हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे. तो वो क्या है कि ऑरा ऑफ जो यूनिकनेस है इसमें ऑब्जेक्टेड आर्ट की, ये उस चीज़ को डी वैल्यू करता है. Okay, historically, it advanced intermittently and it leaps at long intervals. ये क्या एडवांस करता है? हिस्टोरिकली ये एडवांस करता है इंटरमिटेंटली एंड इन लीप्स एट लॉन्ग इंटरवल्स, यानी लॉन्ग इंटरवल्स में बट विद एक्सेलरेटेड इंटेंसिटी, लेकिन एक शिद्दत के साथ. The Greeks knew only two procedures of technically reproducing works of art. First of all, जो ग्रीक्स थे यानी जो यूनान के लोग थे वो टेक्निकली सिर्फ दो तरीके जानते थे, दो मेथड्स यानी दो प्रोसीजर्स जानते थे आर्ट के वर्क को रिप्रोड्यूस करने के. अब वो मेथड क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है फाउंडिंग एंड स्टैम्पिंग ब्रॉन्जेस, और नेक्स्ट हमारे पास क्या था? टेराकोटास एंड कॉइन्स वर द ओनली आर्ट वर्क्स विच दे प्रोड्यूस इन क्वांटिटी. ये दो ही आर्ट वर्क थे जो कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते थे. अदरवाइज जो बाकी मेथड्स थे वो नहीं जानते थे क्योंकि वो यूनिक थे. ऑल अदर्स वर यूनिक एंड कुड नॉट बी मैकेनिकली रिप्रोड्यूस्ड. जो बाकी मेथड्स थे वो यूनिक थे, वो बहुत कम यानी रेयर थे,
एंड कुड नॉट बी मैकेनिकली रिप्रोड्यूस्ड, वो मैकेनिकली रिप्रोड्यूस्ड नहीं किए जा सकते थे। अराउंड 1900 टेक्निकल रिप्रोडक्शन हैड रीच्ड स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे क्या है कि 1900 के टेक्निकल रिप्रोडक्शन क्या हुआ, हैड रीच्ड स्टैंडर्ड। अब ये एक स्टैंडर्ड को पहुंच गया, इसने अपनी एक वैल्यू बनाई, इसने अपने एक स्टेटस पैदा किया, दैट नॉट ओनली परमिटेड इट टू रिप्रोड्यूस आर ट्रांसमिटेड वर्क्स ऑफ आर्ट एंड दस टू काज द मोस्ट प्रोफाउंड चेंज। लेकिन इसने क्या किया, जो मैकेनिकल टेक्निकल रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट था, इसने एक काज यानी ये सबब बना कि इसने प्रोफाउंड चेंज किया इन देयर इम्पैक्ट अपॉन द पब्लिक, यानी इसमें इसने अवाम पर जो असरदार डाला वो क्या था, इट आल्सो हैड कैप्चर्ड अ प्लेस ऑफ इट्स ओन अमंग द आर्टिस्टिक प्रोसेस। इसने एक अपनी जगह बनाई आर्टिस्टिक प्रोसेस में। ओके, नाउ वी विल एक्सप्लेन अबाउट परफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट। परफेक्ट रिप्रोडक्शन क्या होती है? परफेक्ट, अब हम ये तो कह सकते हैं कि जैसा कि हमने एक कोटेशन पढ़ी है, नो बॉडी इज परफेक्ट, नो बॉडी इज अफेक्ट, बट अफेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन परफेक्शन। ठीक है, इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम चीज़ों को बना सकते हैं। जैसा कि देखिए, परफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट, अब ये क्या है, हम कैसे प्रूव करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन द मोस्ट परफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट इज लैकिंग इन वन एलिमेंट। जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट है, वो किस चीज़ में है? एक एलिमेंट है सिर्फ, उसी के अंदर ये लैक है। फर्स्ट, इट्स प्रेजेंस इन टाइम एंड स्पेस। आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, आपने जब ड्रामास पढ़ते हैं, आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो आप जब प्लॉट जो है ना उसका किसी भी ड्रामे का या किसी भी स्टोरी का जब आप प्लॉट देख रहे होते हैं, प्लॉट कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो उसमें आप तीन चीज़ें ज़रूर देखते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ स्पेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो अब ये आर्ट है, वो सब भी तो आर्ट में ही इंक्लूड होते हैं ना, ड्रामाज वगैरह, नॉवेल्स वगैरह। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टाइम और स्पेस की प्रेजेंस लाजमी है एंड इट्स यूनिक एग्जिस्टेंस एट दी प्लेस, कि एक जगह पर इसकी यूनिक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, वेयर इट हैपन्स टू बी, जहाँ पे ये रोनमा होता है, ये जहाँ पे ये क्रिएट किया जा रहा है। द यूनिक एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट डिटरमाइंड द हिस्ट्री टू विच इट वाज सब्जेक्ट थ्रू आउट द टाइम ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। अब यूनिक एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट क्या है, वो डिटरमाइंड करती है कि जो हिस्ट्री है उसमें जो सब्जेक्ट है थ्रू आउट द टाइम ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, जो इसका सब्जेक्ट है थ्रू आउट, यानी इसके एग्जिस्टेंस के टाइम पे वो थ्रू आउट इसकी हिस्ट्री को डिटरमाइन करती है। ओके, अब हमारे पास क्या है, प्रोसेस रिप्रोडक्शन है और फिर टेक्निकल रिप्रोडक्शन है। ये बेसिकली ये दो टर्म है। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन है वो क्या है। प्रोसेस रिप्रोडक्शन इज मोर इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल देन मैनुअल रिप्रोडक्शन। प्रोसेस रिप्रोडक्शन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है किस चीज़ से? ओरिजिनल यानी देन मैनुअल रिप्रोडक्शन, ये एक ओरिजिनल के इंडिपेंडेंट है मैनुअल रिप्रोडक्शन से। फॉर एग्जांपल इन फोटोग्राफी, जब हम कोई पिक्स वगैरह ले रहे होते हैं तो आप फोटोग्राफी में ये चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे, प्रोसेस रिप्रोडक्शन कैन ब्रिंग आउट दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द ओरिजिनल स्टेट, original that are unattainable to the naked eye yet accessible to the lens। कि वो जो फोटोग्राफी में हम देखते हैं, जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन होता है, वो क्या चीज़ें हमें शो कर रहा होता है? ओरिजिनल, यानी वो हमें ओरिजिनलिटी के एस्पेक्ट्स को शो करता है, दैट आर अनअटेनेबल, जो हम अटेन नहीं कर सकते, टू द नेक्ड आई येट एक्सेसिबल टू द लेंस। ओके, कि वो जो है ना हमें आम आँख से दिखाई नहीं, यानी लेंस से हमें शो नहीं हो रहे होते। प्रोसेस रिप्रोडक्शन अब हमें क्या चीज़ शो कर रहा है? द लेंस विच इज़ एडजस्टेबल एंड चूजेस इट्स एंगल एट विल, कि एक ऐसे लेंस जो कि एडजस्टेबल है एंड चूजेस इट्स एंगल, वो अपना, हम जब पिक्स बना रहे होते हैं तो उसमें वो एक एंगल अपना शो करते हैं। ठीक है, एंड फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन विद द एड ऑफ सर्टन प्रोसेस सच एज इनलार्जमेंट ऑफ स्लो मोशन। अब फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन में एड के साथ सर्टन प्रोसेस होते हैं कुछ, सच एज enlargement of slow motion, यानी enlargement of slow motion can picture images which escape
नेचुरल वियन। ओके, अब हम आते हैं टेक्निकल रिप्रोडक्शन की तरफ। टेक्निकल रिप्रोडक्शन कैन ब्रिंग आउट द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। अब जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन था वो क्या हमें शो करता है कि ओरिजिनल के इंडिपेंडेंट शो कर रहा होता है, लेकिन जो टेक्निकल रिप्रोडक्शन है ये हमारा क्या शो करता है, copy of the original into situations which would be out of reach for the original itself. Above all, it enables the original to meet the beholder halfway. It be it in the form of a photograph or a phonograph record। कि क्या होता है कि हम इन सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ हमें ये इनेबल करता है कि ओरिजिनल जो है वो मीट करता है बिहोल्डर हाफ वे, इट इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोग्राफ और फोनोग्राफ रिकॉर्ड। ओके, अब क्या है, द कैथेड्रल लीव्स इट्स लोकेट टू बी रिसीव्ड इन द स्टूडियो ऑफ ए लवर ऑफ आर्ट। अब एक कैथेड्रल जो है वो लीव करता है लोकेशन को जो कि रिसीव हो रही होती है एक आर्ट स्टूडियो में। अब वो क्या यहाँ पे परसीव कर रहे होते हैं, द कोरल प्रोडक्शन होता है परफॉर्म्ड इन एन ऑडिटोरियम आर इन द ओपन एयर, रिसाउंड्स इन द ड्राइंग रूम। कि वो जहाँ पे हम जो एक फ़िल्म या कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक बैकग्राउंड होता है, ठीक है? उसे हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो फिर हम जब परफॉर्म करते हैं एक ऑडिटोरियम में परफॉर्म करते हैं या फिर किसी ओपन एयर में, साउंड्स इन द ड्राइंग रूम। ओके, अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑरा की तरफ कि जो कंसेप्ट ऑफ ऑरा है तो वो जो है वो क्या है। The term aura is that which with us in the age of mechanical reproduction is the aura of the work of art, and this is a symptomatic process. One might generalize by saying the technique of reproduction detaches the reproduced object from the domain of tradition. By making many reproductions, it substitutes a popularity of copies for a unique existence. यानी ये हमें क्या सब्सटीट्यूट करता है, कॉपीज़ की पॉपुलैरिटी को जो कि यूनिक एग्जिस्टेंस के लिए होती है। अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ ऑरा क्या चीज़ रेफर कर रहा है। अब डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, वी डिफाइन यूनिकनेस फिनोमिना ऑफ ए डिस्टेंस हाउएवर क्लोज इट मे बी। ये क्या है, जो कंसेप्ट ऑफ ऑरा है, जो टर्म है वो क्या डिफाइन करता है, यूनिकनेस फिनोमिना, यानी एक यूनिक फिनोमिना जो कि एक डिस्टेंस का है, हाउएवर क्लोज इट मे बी, यानी वो क्लोज भी हो सकता है। इफ़ वाइल रेस्टिंग ऑन ए समर आफ्टरनून, फॉर एग्जांपल हम देखें कि यू फॉलो विद योर आइज ए माउंटेन रेंज ऑन द हॉरिजन, कि आप ये अपनी आँखों से एक माउंटेन रेंज को फॉलो कर रहे हैं ऑन द हॉरिजन। अब हॉरिजन क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ज़मीन और आसमान मिल रहे होते हैं। आर ए ब्रांच विच कास्ट इट्स शेडो और यू, या फिर एक ब्रांच जो कि कास्ट करती है यानी एक साया आपके ऊपर आ रहा है। यू एक्सपीरियंस द ऑरा ऑफ दोज माउंटेन्स। अब आप वहाँ से उसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि कितना ये क्लोज हो सकता है आपसे, ऑफ दैट ब्रांच, के उस जो ब्रांच है उसका जो शेडो है आप पे कितना असरअंदाज हो रहा है। दिस इमेज मेक्स इट इजी टू कम्प्रीहेंड द सोशल बेसिस ऑफ द कंटेम्प्रेरी डिके ऑफ द ऑरा। इस तरह से हम अपने कंसेप्ट ऑफ ऑरा को डिफाइन करते हैं। ओके, now we come to the uniqueness of a work of art. Uniqueness of a work of art is inseparable। ये क्या है कि ये separate नहीं कर सकते हम from its being embedded in the fabric of tradition. This tradition itself is thoroughly alive and extremely changeable। ये ट्रेडिशन क्या है itself, यानी ये thoroughly alive होता है और extremely changeable होता है, यानी हम इसे चेंज कर सकते हैं। For example, an ancient state of Venus stood in a different traditional context। अब ट्रेडिशनल तो आप जानते ही होंगे कि ट्रेडिशन यानी ओल्ड से निकले हैं, रिवायात से निकले हैं। ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में अब एंशंट भी तो एक पुराना कदीम स्टेट है वीनस की, यानी वीनस की जो एक एंशंट स्टेट है स्टूड इन ए डिफरेंट ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट विद द ग्रीक्स। अब वो क्या है कि वो डिफरेंट ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में यानी ग्रीक्स के साथ है, हु मेड इट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेनिरेशन then with the clerics of the Middle Ages who viewed it as a ominous idol. Both of them, however, were equally confronted with its uniqueness, that is, its aura. Okay. Now we come to the point that is a shooting of a film. जब हम आर्ट के वर्क को मैकेनिकल रिप्रोडक्शन में देखेंगे
उस एज में, तो हम उसमें ये सारी चीज़ें देखेंगे कि शूटिंग ऑफ ए फिल्म क्या है उस एज की। द शूटिंग ऑफ ए फिल्म स्पेशली ऑफ ए साउंड फिल्म, यानी जिसमें वॉइस होती है। जिस फिल्म में अब हम मूवी देखते हैं उसमें हम डिफरेंट टाइप्स की मूवीज़ होती हैं, एक्शन मूवीज़ होती हैं, हॉरर मूवीज़ होती हैं, साउंड्स तो होती हैं ना सब में। तो स्पेशली जो साउंड फिल्म होगी अफोर्ड्स स्पेक्टेकल, यानी वो तमाशाइयों को भी अफोर्ड करती है। अनइमेजिनेबल, वो अनइमेजिनेबल स्पेक्टिकल्स अफोर्ड करती है एनीवेयर एट एनी टाइम। बिफोर दिस it presents a process in which it is impossible to assign to a spectator a viewpoint which would exclude from the actual scene। हम कुछ ऐसे viewpoints भी अपने जो करेक्टर्स होते हैं उन्हें असाइन करते हैं स्पेक्टेटर्स को, कि वो जो है ना एक्सक्लूड होते हैं हमारे एक्चुअल सीन से। सच एक्सट्रेनियस एक्सेसरीज एज कैमरा इक्विपमेंट, जैसे कि वो कैमरा इक्विपमेंट हो गया, लाइटिंग मशीनरी हो गया, स्टाफ असिस्टेंट्स वगैरह, unless his eyes were on a line parallel with the lens। For the film, what matters primarily is that the actor represents himself to the public before the camera। अब किसी भी फिल्म के लिए क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारे पास एक्टर हैं, जो करेक्टर वो शो कर रहे हैं, डेफिनेटली वो जो है ना एक अवाम के सामने खुद को कैमरे में शो करना है उन्होंने, रादर देन रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स, ना कि वो सिर्फ कुछ लोगों के सामने। वन ऑफ द फर्स्ट टू सेंस द एक्टर्स मेटामॉर्फोसिस बाय दिस फॉर्म ऑफ टेस्टिंग वाज पिरांडिलो। फॉर इन दिस रेस्पेक्ट द साउंड फिल्म डिड नॉट चेंज एनीथिंग इसेंशियल, कि जो साउंड फिल्म होगी वो जो है ना चेंज नहीं करेगी, जो कि जो चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं एक्चुअल सीन में, जो चीज़ें एक्चुअल हैं वो कभी भी चेंज नहीं करेगी। अब हम आते हैं मैकेनिकल रिप्रोडक्शन ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट की तरफ। मैकेनिकल रिप्रोडक्शन ऑफ आर्ट चेंज द रिएक्शन ऑफ द मसेस टुवर्ड आर्ट, यानी ये रिएक्शन चेंज करती है किस तरफ, टुवर्ड आर्ट की तरफ। द रिएक्शनरी एटीट्यूड टुवर्ड ए पिकासो पेंटिंग, पिकासो एक पेंटर था, उन्होंने जो पेंटिंग की, चेंजेस इनटू द प्रोग्रेसिव रिएक्शन टुवर्ड ए चैपलिन मूवी। द प्रोग्रेसिव रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डायरेक्ट इंटीमेट फ्यूजन ऑफ विजुअल एंड इमोशनल इंजॉयमेंट विद द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सपर्ट, कि इसमें हम प्रोग्रेसिव रिएक्शन देख रहे हैं जो कि करेक्टराइज्ड हुआ है बाय द डायरेक्ट, डायरेक्ट भी हो सकता है वो, इंटीमेट फ्यूजन ऑफ विजुअल एंड इमोशनल इंजॉयमेंट भी होती है उसमें, लेकिन किस चीज़ के साथ, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सपर्ट के साथ। स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई होप दैट यू विल enjoy इट। अब हम इसका टास्क देखेंगे कि शूटिंग हमारे पास मैकेनिकल रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट है, उसका टास्क क्या है। वन ऑफ द फॉरमोस्ट टास्क ऑफ आर्ट हैज़ ऑलवेज बीन द क्रिएशन ऑफ ए डिमांड। इसमें हमेशा क्या होता है कि डिमांड की एक क्रिएशन होती है विच कुड बी फुली सेटिस्फाइड ओनली लेटर, जो कि fully satisfied करती है। The history of every art form shows critical epochs in which a certain art form aspires to effects which could be fully obtained only with a changed technical standard, that is to say in a new art form। यानी किसी भी आर्ट की, हर आर्ट की जो हिस्ट्री होती है आर्ट फॉर्म की, वो क्या शो करती है, क्रिटिकल इपोक्स इन विच ए सर्टन आर्ट फॉर्म एस्पायर्स टू इफेक्ट्स, कि जो जिस आर्ट के बारे में हम श्योर हैं, वो यकीनी है, जो कि वो एस्पायर्स करता है इफेक्ट्स को, विच कुड बी फुली ऑब्टेन्ड, जो कि फुली ऑब्टेन्ड होते हैं ओनली विद ए चेंज टेक्निकल स्टैंडर्ड, कि हम टेक्निकल स्टैंडर्ड को चेंज करते हैं, डेट इज़ टू से इन ए न्यू आर्ट फॉर्म, वो होता है हमारे पास न्यू आर्ट फॉर्म। अब हम देखते हैं इसके ऊपर जो एपिलॉग है वो क्या है। द ग्रोइंग proletarianization of modern man and the increasing formation of masses are two aspects of the same process। जो ग्रोइंग प्रोलेटेरियनाइजेशन है हमारी मॉडर्न मैन की, वो क्या है, और इंक्रीजिंग फॉर्मेशन ऑफ मासेस है, ये दो एस्पेक्ट्स हैं एक ही प्रोसेस के, सेम प्रोसेस के। इसमें क्या है, फाशिज्म अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज, फाशिज्म एक मूवमेंट है, द न्यूली क्रिएटेड प्रोलेटेरियन मैसेज, ये क्या अटेम्प्ट्स करता है, ऑर्गेनाइज करता है न्यूली क्रिएटेड प्रोलेटेरियन मैसेज को विदाउट अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी, के प्रॉपर्टी को अफेक्ट किए बगैर, प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर को, विद द masses strive to eliminate। Fascism sees its salvation in given these masses, not their right। Fascism क्या करता है, ये देखता है कि जो इसकी salvation है कि वो given these masses में है या उसके राइट्स में नहीं, बट इंस्टेड अ चांस टू एक्सप्रेस themselves, बजाय इसके कि वो एक चांस ले और एक्सप्रेस करे themselves। द masses हैव अ राइट टू चेंज प्रॉपर्टी रिलेशंस। masses क्या होते हैं कि ये एक राइट रखते हैं कि वो प्रॉपर्टी रिलेशंस को चेंज कर सकें। fascism seeks to give them an expression while
preserving a property. अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं. टू कंक्लूड, द वर्क ऑफ आर्ट सेज एंड्रे ब्रिटन is valuable only in so far as it is vibrated by the reflexes of the future. कि जो valuable है किस तरह से, इस तरह से valuable हो सकता है कि अगर ये फ्यूचर के फ्लेक्सेस को वाइब्रेट कर रहा है कोई भी वर्क ऑफ आर्ट. इन दिस एसे बेंजामिन एड्रेसेस द आर्टिस्टिक एंड कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ आर्ट इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी. उसने क्या किया है बेंजामिन ने, उसने एड्रेस किए हैं आर्टिस्टिक और कल्चरल को, सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ आर्ट को जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होते हैं. ही आल्सो डिस्कस द थीम्स ऑफ आर्टिस्टिक ऑथेंटिसिटी, cultural authority and investigation in the fields of art, history and architectural theory, cultural studies and media studies. इन सब चीज़ों में उसने डिस्कस किया है. I hope that it's clear to all of you and it's very interesting and easy topic. Okay students, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.